बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका फ़र्स्ट टॉपिक है और वो ये है कि शो करें कि जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वो पैराबोला होता है। ठीक है, एक तो आपको इस सेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव डैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ अ पैराबोला, कि जो प्रोजेक्टाइल जिस पाथ के अलोंग मूव कर रहा होता है वो पाथ पैराबोला है, ये शो करना है। या फिर वो ऊपर आपको एक और स्टेटमेंट भी दे सकता है, डिस्कस द मोशन ऑफ अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन द एयर विद द वेलोसिटी v नॉट इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब सेम है। तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये डायग्राम जो यहाँ पर बनाई हुई है इसको देख लें। ये वही डायग्राम है, आपने यहाँ से इस पॉइंट ओ से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करवाया है जो कि इस पॉइंट से लेके यहाँ पर इस पॉइंट पर हिट की है और यहाँ पर आके इसने ये एक्स एक्सिस पर हिट कर गया है। ठीक है, ये वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जो प्रोजेक्टाइल है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फ़ा बना रहा है। ठीक है, ये आपने डायग्राम बना लेनी है। अब आप आ जाते हैं अपनी थ्योरी की तरफ, इसको प्रूव करते हैं। यानी कि आपका एट द एंड जो आपने निकालना है वो ये निकालना है कि आपके पास एक पैराबोला की इक्वेशन आए। ठीक है, कि आपका जो पार्टिकल है वो जिस मोशन के अलोंग मूव करता है, जिस पाथ के अलोंग मूव करता है वो पैराबोलिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कराया गया है ओ पॉइंट से विद अ वेलोसिटी वी नॉट मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। की बात आपको बता दी गई है कि एक पार्टिकल जो कि ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट कराया गया है वी नॉट वेलोसिटी के साथ और वो जो एक्स एक्सिस है उसके साथ एंगल अल्फ़ा बना रहा है। ठीक है, as we know that the horizontal and the vertical component of the velocity are v naught cos alpha and v naught sin alpha respectively। अब आपको पता है जब आपने पढ़ा होगा कि ये आपके पास एक फ़ोर्स है, तो अब इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है इसको आप बोलते हो एफ साइन थीटा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो होता है एफ कोज ऑफ थीटा। तो इस तरह ये जो वेलोसिटी है वी नॉट, ठीक है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वी नॉट साइन अल्फ़ा और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा वी नॉट कोज अल्फ़ा। ठीक है, दूसरी बात, बट बाय द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, एक प्रिंसिपल है कि जो ग्रेविटी होती है ना, gravity only affects the motion of a particle in the vertical direction while the horizontal component remains constant throughout the motion। वो ये कहता है कि जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, इसके दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक जो है वो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। तो जो उसकी ग्रेविटी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इफ़ेक्ट करती है जब पार्टिकल जो है वो पार्टिकल की मोशन जो हो वो वर्टिकल वाली हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाली मोशन पर तो ग्रेविटी एक्ट नहीं करती ना, वो तो कांस्टेंट रहती है। सिर्फ अगर बॉडी आपकी ऊपर से नीचे आ रही है तब भी ग्रेविटी एक्ट करेगी ना। अगर तो कोई चीज़ ज़मीन पर क्रॉल कर रही है तब तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो तो सेम रहती है, क्योंकि जो ज़मीन होती है वो उसके ऊपर चलने वाली चीज़ों को तो अट्रैक्ट नहीं करती, लेकिन उसकी तरफ आने वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो ये रूल आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर मैं वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखूँगी। आपको पता है कि वेलोसिटी चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में अगर हम चेंज करें तो हमें वेलोसिटी मिलती है। अब आपके पास दो डिस्प्लेसमेंट है, एक है अलोंग एक्स एक्सिस और एक है अलोंग वाई एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस जो कि आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, वी आई प्लस ए टी। तो अब देखें जो ए है वहाँ, अब यहाँ पर हम जी यूज़ करेंगे जो कि ग्रेविटी वाली सेंस में हमने बात करनी है। अब जो जी है वो, अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करती हूँ तो जी जो है वो तो कांस्टेंट रहता है, मतलब ग्रेविटी तो होती नहीं है ना हॉरिजॉन्टल में, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर आपकी जो वेलोसिटी आएगी अलोंग एक्स एक्सिस, उसको हम लिख सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी। वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा वी नॉट कोज ऑफ अल्फ़ा के। अब वो जी वाला पोर्शन ज़ीरो हो जाएगा और जो वाई वाली होगी वो किसके बराबर होगी, डी वाई ओवर डी टी, वो बराबर होगी वी नॉट साइन अल्फ़ा माइनस जी टी। अब माइनस जी क्यों लगाया, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो इसीलिए यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है,
इंटीग्रेशन इक्वेशन 1 और 2 आपने 1 और 2 दोनों को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आएंगी, ठीक है। अब आपने इंटीग्रेट किया तो अब आपके पास दो कांस्टेंट्स आए हैं। अब आपने जो आपकी इनिशियल कंडीशंस थी कि इनिशियली तो टाइम भी ज़ीरो होता है, जो एक्स का डिस्प्लेसमेंट है वो भी, और जो अलोंग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट था वो भी ज़ीरो था। तो आप उसको यूज़ करते हुए ए और बी की वैल्यूज़ निकालेंगे जो कि 0 0 आई हैं। तो फिर आपके पास जो एक्स और वाई की इक्वेशंस आ जाएंगी वो ये आ जाएंगी दोनों, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो आपकी ये एक एक्स वाली इक्वेशन आई है यहाँ से आपने टी की वैल्यू निकालनी है और इसको वाई वाली इक्वेशन में पुट कर देना है, क्योंकि अब हम उसके पाथ को निकालने की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमने टी की जो एक वैल्यू निकाली इक्वेशन 5 से, वो हमने अब ये इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो ये हमारे पास इक्वेशन बच गई, ठीक है। इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन बचती है आपके पास। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है, ठीक है। अब हमें उसका पाथ तो पता चल गया है कि ये पाथ है। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमें पता चल सकता है क्या ये पाथ किस किस पाथ से रिजेम्बलेंस रखता है, किस पाथ के जैसा है। यानी कि अब हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि अब हम अगर इसमें मज़ीद सिंप्लीफिकेशंस करें, कुछ टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या इसकी एट द एंड इक्वेशन पैराबोला की टाइप बनती है कि नहीं बनती। तो उसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये जो पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल है ये आपने नहीं भूलना, ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये बहुत से न्यूमेरिकल्स भी आगे आपने करने हैं, तो उसके लिए आपको इसका फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब आपने इसको मज़ीद प्रोसीड किया है, इसको tan अल्फ़ा की वैल्यू लगा दी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू लगा दी है उसने। ये बहुत आसान सिम्प्लीफिकेशंस हैं। बस आपने क्या करना है, ये जो आपने मल्टीप्लाई करना है ना दोनों साइड्स पे, इसको आपने याद रखना है कि आप क्या चीज़ मल्टीप्लाई करने लगे हो दोनों साइड्स पे। आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको आपका जो मेन मकसद है यहाँ पे वो एक्स स्क्वायर को सेपरेट करना था। तो आपने इस पूरे को इसके रेसिप्रोकल से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये कटिंग हो जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर अकेला रह जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो एक्स वाली एक साइड पे कर लें और जो वाई वाली टर्म थी वो एक साइड पे कर लें। अब देखें कि अगर आप इसको नोटिस करें यहाँ पर इस वाली साइड पर और इस वाली साइड पर, इस वाली साइड पर अगर हमने एक स्क्वायर कंप्लीट करना हो तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, अगर माइनस का फॉर्मूला बनाना है तो 2xy होता है, ठीक है। अब देखें एक्स स्क्वायर तो पड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक्स पहली रकम भी पड़ी हुई है, ठीक है। वाई वाली टर्म आपके पास अगर आप देखें तो ये बन सकती है वाई वाली टर्म, ठीक है। और 2 आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड पे। तो जब आपने 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो फिर अब आपके पास वाई वाली जो टर्म होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फ़ा/2g। तो इसका क्या मतलब है कि आपको दोनों साइड पर वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फ़ा/2g का होल स्केयर दोनों साइड पर ऐड करना पड़ेगा, ताकि आप एक साइड का स्केयर कंप्लीट कर सकें। तो ये आपने ऐड किया इधर भी और इधर भी, इधर आपने स्केयर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इधर वाली साइड आपने अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की, कैसे कि आपको वाई सिंपल करना था, यहाँ पे वाई अकेला छोड़ना था। तो वाई को अकेला छोड़ने के लिए इसके साथ वाला आपने कॉमन ले लिया है, तो वो ऑफ कोर्स यहाँ से भी दूसरी साइड से भी अगर नहीं है उसमें तो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा, सॉरी। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास एट द एंड इक्वेशन बनती है कॉमन लेने के बाद, ठीक है। तो अगर आप इसको नोटिस करें तो ये आपके पास जो इक्वेशन बनी है वो किस टाइप की बनी है, वो है अब ये x माइनस वी नोट स्केयर साइन 2 अल्फ़ा/2g का होल स्केयर इज इक्वल टू -2 v नोट स्केयर कोस स्केयर अल्फ़ा/g इंटू वाई माइनस वी नोट स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा/2g। तो अगर आप कंपेयर करें तो ये इसके साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है इस इक्वेशन के साथ, ठीक है। अब इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करें तो एज की जगह पे क्या लिखा हुआ है ये आपने याद रखना है। एज की जगह पे क्या लिखा हुआ है, वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फ़ा/2g, ठीक है। के की जगह पे क्या लिखा हो, वी नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा/2g, ठीक है। और 4a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 4a की जगह पे ये पूरी रकम लिखी हुई है 2 v नॉट स्केयर कोस स्केयर अल्फ़ा/g, ठीक है। तो अब आप इनको इस तरह लिख देंगे। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये जो आपने इक्वेशन बनाई है ये किसी पैराबोला की इक्वेशन से मैच कर गई है। तो अब आपने फिर आगे इसको
देखना अब जो उसकी जो चीज़ें थी पूछने वाली कि इसके कोऑर्डिनेट बताएं, ये बताएं, वो बताएं, तो वो अब आपने बताना है। अब देखें वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है ना एज के, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि एज क्या है, एज ये वाला है, के ये वाला है, तो आपने इसको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ उसने क्या की है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज़ LV। जो मैक्सिमम हाइट होती है जो प्रोजेक्टाइल कवर करता होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है जो कि जिसको हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, और ये पैराबोलिक पाथ है, इसकी मैक्सिमम हाइट यहाँ पर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसकी मैक्सिमम हाइट होगी और ये एक पॉइंट है आपके पास L, तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की आपने हाइट फाइंड करनी होती है। तो अगर आपको याद हो तो अभी जो हम काम करके हटे हैं उसमें हमारे पास इस तरह की एक फॉर्म थी, ठीक है, और यहाँ पर इस ये वाला एक पॉइंट था, ठीक है, यहाँ पर भी एक पॉइंट आ रहा था आपके पास, ठीक है। आपने यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकाली थी, तो आपने क्या लेंथ यहाँ से यहाँ तक की फ़ाइंड की थी, उसके फोकस तक की लेंथ जो फ़ाइंड की थी, वो आपने क्या चीज़, अगर मैं आपको याद दिलाऊँ यहाँ पे, वो आपका लास्ट लेक्चर था उसमें आपने निकाली थी, तो आप उसको देखिएगा, वो यही निकलेगी आपके पास, ठीक है, जो कि बेसिकली ये होती है ये वाली लेंथ, यहाँ पे जो के वाली लेंथ थी उसकी जो मैक्सिमम हाइट थी, ठीक है, के वाली लेंथ उसकी मैक्सिमम हाइट होती है, वो आपने लिख दी है इधर, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है वो मैंने आपको बताया था 4a के बराबर होता है, और अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो 4a किसके बराबर आ रहा है, 2v0 स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा ओवर d। तो आपने इसको इसके साथ कंपेयर किया, इसको मज़ीद सॉल्व किया, यहाँ से a की वैल्यू भी निकल आई। अब a की वैल्यू भी तो आपको चाहिए थी, वो आपने निकाल ली यहाँ से। अब आपने s के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जो कि यहाँ पे s नहीं, यहाँ पे फोकस f यूज़ किया गया था, ठीक है। तो मैंने f यूज़ किया था, इन्होंने s यूज़ किया हुआ है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट थे वो थे h और k माइनस a। तो वो h की जगह पे h की वैल्यू लगा दें, k की जगह पे k की लगा दें और माइनस a कर दें, तो आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम चलते हैं डायरेक्ट्रिक्स की तरफ। डायरेक्ट्रिक्स का क्या थी, डायरेक्ट्रिक्स वाली जो लेंथ थी वो बेसिकली क्या होती है, वो पूरी लेंथ होती है। वो जैसे अगर ये आपका पैराबोला था, ये आपका क्या था, डायरेक्ट्रिक्स था, तो के वाली लेंथ से शुरू होके ये पूरी यहाँ तक जाती है। तो के वाली लेंथ तो यहाँ तक होती है ना, इतना पोर्शन के वाला होता है, तो ये ए वाला पोर्शन होता है, तो इसका मतलब के जमा ए करना है। तो के जमा ए कर लें, के की जगह पे के की वैल्यू लगा दें, ए की जगह पे ए की वैल्यू लगा दें, सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या था, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आपको पता है कि आपका एक प्रोजेक्टाइल का प्रोजेक्टेड वाले पॉइंट से लेके जहाँ पर वो शुरू हुआ है वहाँ से लेके उस पॉइंट तक जहाँ पर वो एक्स एक्सिस पर हिट करता है, उसका जो डिस्टेंस है उसको हम हाई रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ठीक है। अब वो बेसिकली चूँकि अगर आपने देखा हो तो वो यहाँ तक एज पॉइंट था, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भी एज ही कंसिडर कर लें, ठीक है। तो वो आपके पास 2 टाइम्स एज हो जाएगा, तो आप 2 टाइम्स एज कर लेंगे, तो ये आपके पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आ जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है, अगर मैं यहाँ पर कोसाइन टू अल्फ़ा की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो मेरे पास मैक्सिमम रेंज आ जाएगी, और वो मेरे पास क्या होगी, v0 स्क्वायर ओवर g, यानी कि अगर अल्फ़ा मेरे पास π/4 होगा, अगर आप साइन टू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 भी रखें, अल्फ़ा की वैल्यू आप π/4 रखते हैं, तो फिर आपको यकीनन लाजमी तौर पर इसकी जो मैक्सिमम रेंज मिलेगी वो ये मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट था। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वो जो वाई वाला हमने फॉर्मूला निकाला था, एक एक्स वाली इक्वेशन निकाली थी, इक्वेशन नंबर 5, और एक इक्वेशन नंबर 6 निकाली थी वाई वाली। उस इक्वेशन में हम उस इक्वेशन से हम टी की वैल्यू निकालेंगे, और कब निकालेंगे, जब आपका वाई जो है वो उसको हम वाई को 0 पुट करेंगे उसके अंदर, और यहाँ से हम टी की वैल्यू निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। टी की वैल्यूज़ हो गई, जैसे रेंज हो गई, मैक्सिमम रेंज हो गई, ठीक है। तो ये आपको ज़ुबानी फार्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। एज की वैल्यू होगी, के की वैल्यू, ए की वैल्यूज़, तो ये सारी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो ज़ुबानी याद रखने वाली हैं, आपको निकालनी आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद निकालने के बाद आपने इनको ज़ुबानी याद करना है, ताकि जब आप न्यूमेरिकल्स करें तो उसमें आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप वो वहाँ तक तो ख़त्म हो गया टॉपिक, ये तो बस उसकी चंद छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपने निकालनी थी, जो आपको पता होनी चाहिए कैसे निकालनी है।
वी स्केयर वेलोसिटी एट एनी टाइम एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालनी है, आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है ना, अब एक तो नहीं है। अगर एक कंपोनेंट होता, अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग की वेलोसिटी की बात कर रहे होते तो फिर मुझे एक्स एक्सिस वाला ही लिखना पड़ता, मैं यहाँ पर वाई वाले की बात भी नहीं करती। लेकिन अब चूँकि आपकी वेलोसिटी जो थी वो इस सेंस में थी ऐसे, तो आपको अब इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की भी बात करनी पड़ेगी, इसके वर्टिकल कंपोनेंट की भी बात करनी पड़ेगी। और इसका रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट को का स्केयर ऐड करेंगे तो आपको इस वेलोसिटी वी स्केयर मिल जाएगा। तो अब डी एक्स ओवर डी टी क्या था, वो वी नोट कोज अल्फ़ा था, और ये वाली वैल्यू भी आपने पीछे से ही देखनी है, वी नोट साइन अल्फ़ा माइनस जी। बस आपने इसको इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है, उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, और एट द एंड आपके पास ये वेलोसिटी आ जाती है। यही आपका कंप्लीट टॉपिक था।